हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फियर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 24 जून 2022 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो आपने जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 24 जून 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे यार इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि एक तो रोज जो क्विज वहां पे हो रहा है वो डेली अटेम्प्ट कर सको, और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा पहला इंडियन एयरपोर्ट है जो पूरा का पूरा हाइड्रो एनर्जी और सोलर एनर्जी के ऊपर चलाया जाएगा? मतलब जो भी बिजली वहां पे पैदा होगी या जितनी भी चीजें की जाएंगी वो हाइड्रो और सोलर एनर्जी से की जाएंगी, और ऐसा इंडिया का पहला एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आंसर क्या होगा? ए होगा। तो आईजीआई या दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो ऐसा पहला एयरपोर्ट जो है वो पूरे इंडिया में बन चुका है 1 जून 2022 से। ये लगातार जो है वो हाइड्रो और सोलर पावर के ऊपर काम कर रहा है, और आप कह सकते हो ग्रीन एनर्जी के ऊपर ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। और मैक्सिमम जो पावर है वो कहां से ली जा रही है? हाइड्रो एनर्जी ही यूज की जा रही है। इससे क्या होगा कि 2 लाख टन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हर साल छोड़नी थी, या आप कह सकते हो एनवायरनमेंट में उसको नुकसान होना था, वो यहां से बच सकती है। जिसके कारण जो एयरपोर्ट का टारगेट है कि हम 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बन जाएंगे, उसके लिए भी ये बहुत जरूरी था। उस टारगेट के ऊपर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो आगे बढ़ रहा है। और आप कह सकते हो कि 1 जून 2022 से 6% एयरपोर्ट की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सोलर पावर से ही पूरी हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। 6% जो है वो सोलर पावर से पूरी हो रही है, और 94% जो है वो हाइड्रो से पूरी हो रही है। इसलिए हमने कहा था कि मेजर जो है वो कंजम्पशन कहां से पूरी हो रही है? हाइड्रो से। और जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है
इसमें 7.84 मेगावाट के सोलर प्लांट्स जो हैं वो लगे हुए हैं ऑन एयर साइड और 5.3 मेगावाट के जो है वो रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स लगे हुए हैं। इसका मतलब सोलर एनर्जी तो आप कह सकते हो कि ऑन साइट ही जो है वो पूरी की जा रही है। लेकिन हाइड्रो पावर के लिए ये दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट या एक एमओयू साइन किया हुआ है। किसके साथ ये साइन किया हुआ है? हिमाचल प्रदेश हाइड्रो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी के साथ। और इसका मतलब ये है कि हाइड्रो पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी है या जितनी भी एनर्जी है वो ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है और ये पावर परचेज एग्रीमेंट जो है वो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की तरफ से 2036 तक का किया गया है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इस तरह के टारगेट्स अगर कई और इंडस्ट्रीज भी जो है पूरा करती हैं तो हम ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है जो एनवायरनमेंट में छोड़ते हैं उसके ऊपर जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। और एयरपोर्ट और भी बहुत सी चीजें जो है वो इसके लिए कर रहा है, जैसे कि वो ग्रीन बिल्डिंग्स के ऊपर फोकस कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो है वो अपने जो है वो जितनी भी आप कह सकते हो कि इधर से उधर गाड़ियां एयरपोर्ट के अंदर जाती हैं वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से हो चुकी हैं, या ग्रीन हाउस गैसेस को मैनेज करने में एयरपोर्ट बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। तो ऐसी चीजें करने से इन्वायरमेंट जो है वो साफ होगा और साथ साथ अगर हर इंडस्ट्री इस तरह के इनिशिएटिव्स करेगी तो और भी बेहतर जो है वो हम इन्वायरमेंट को बना सकते हैं। लेकिन आप एक बात और याद रख सकते हो कि 2015 में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा पूरे वर्ल्ड का पहला एयरपोर्ट था जो कि सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर रहा था। ये भी आप याद रख सकते हो। इसी के साथ आते हैं अब अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू वन द गोल्ड मेडल? जिसने गोल्ड मेडल जीता है कहां पे? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के अंदर। और एक आपने आंसर बताना है कि ये इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन चैंपियनशिप जो है वो कहां पे हुई है। तो दोनों चीजों के आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैंपियनशिप दोस्तों मैक्सिको में हुई है, एग्जैक्ट जगह वो जो है वो लियोन है, और ये प्लेयर का नाम है या ये एथलीट का नाम है गुरु नायडू सेनापति। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा, जिन्होंने इसमें गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। कहां से बिलोंग करते हैं गुरुनाथ? और गुरुनाथ दोस्तों बिलोंग करते हैं आंध्र प्रदेश से। याद रख सकते हो कहां से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश से। और केवल 16 साल के हैं गुरु नायडू जी, और ये लियोन में प्रतियोगिता खेली गई थी। और दोस्तों आप यहां भी देख सकते हैं इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 लियोन में मैक्सिको में खेली गई 11 से लेकर 18 जून के बीच में। और ऐसे पहले इंडियन वेटलिफ्टर बन चुके हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। और उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है टोटल 230 किलो का जो लोड उठा के 55 केजी मेंस कैटेगरी के अंदर। लेकिन दोस्तों आपने याद रखना है इंडिया ने टोटल 4 मेडल जो है वो इसमें जीते हैं, जिसमें से एक गोल्ड है, 2 सिल्वर मेडल हैं और एक जो है वो ब्रॉन्ज मेडल है। और जो आकांक्षा किशोर हैं ये ऐसी महिला हैं 40 केजी कैटेगरी के अंदर जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। विजय प्रजापति जी ने 49 केजी कैटेगरी मेंस के अंदर सिल्वर मेडल जीता, तो 2 सिल्वर मेडल आ गए। और सौम्या सुनील ने 45 केजी वुमेन कैटेगरी के अंदर जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आपने याद रखना है इंडिया ने टोटल 4 मेडल जो है वो यहाँ पे जीते हैं। लेकिन गोल्ड मेडल आपको जरूर पूछा जाएगा। गुरु नायडू सेनापति 16 साल के हैं, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश से। और इंडिया ने 2021 में कोई भी मेडल नहीं जीता था। उसका एक कारण था कि इंडिया ने इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि 2021 का इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन चैंपियनशिप जो है वो सऊदी अरेबिया में हुआ था, तो कोविड के कारण हमने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसी के साथ आते हैं आप अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन आते हैं, कौन सी स्टेट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है न्यायालय थिरन? और न्यायालय थिरन, और इसका मतलब है टुमारोज एबिलिटी। ये एक स्किलिंग प्रोग्राम है ताकि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल प्रोवाइड करके फ्यूचर के लिए रेडी किया जा सके। तो मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, तमिल नेम है, तो इसका मतलब हम बात कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट ने इसको स्टार्ट किया है? तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु ने एक स्किलिंग प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम है न्यायालय थिरन टुमारोज एबिलिटी। और ये उनका प्रोग्राम चल रहा था, उसके अंदर इसको स्टार्ट किया गया, नान मुदलवन के अंदर इसको स्टार्ट किया गया, जिसका मतलब है आई एम दी फर्स्ट। और इस प्रोग्राम के तहत जो गवर्नमेंट है वो 50,000 कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रेन करेगी, जिसमें उन बच्चों को कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डोमेन्स, या आप कह सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो है वो काम करवाई जाएगी। मतलब इनकी सारी की सारी स्किल जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि आगे इन्हीं का दौर है। इन्हीं के बारे में अगर जानकारी अच्छी होगी तो बेहतर फ्यूचर जो है वो तलाश सकते हैं।
और ये प्रोग्राम दोस्तों एक मल्टी एजेंसी प्रोग्राम है जो कि 3 ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से तैयार किया गया है। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नासकॉम की तरफ से तैयार किया गया है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, एक आईसीटी एकेडमी की तरफ से तैयार किया गया है और एक स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से तैयार किया गया है। और इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये होगा कि साथ ही साथ उनको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताए जाएंगे कि किस तरह से निकालने हैं, और ताकि बच्चे जो हैं वो इंडस्ट्री के लिए स्किल रेडी जो हैं वो हो सकें, मतलब स्किल्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड कर सकें। और जो गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, वो 6th और 7th सेमेस्टर में ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का प्रावधान जो है वो स्टार्ट कर रही है न्यायालय थिरन के अंदर। तो तमिलनाडु के बारे में याद रखना है, चीफ मिनिस्टर जो है वो एम के स्टालिन जी हैं और यहाँ के गवर्नर हैं RN रवि जी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस प्लान मैंडेटेड फॉर सैरोगेट मदर्स बाय द सेंटर गवर्नमेंट। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सैरोगेट मदर का मतलब क्या है। वो पेरेंट्स जो माँ बाप नहीं बन सकते तो वो किसी और औरत के कोख में जो है वो अपना बच्चा पाल सकते हैं। उनकी कोख को आप कह सकते हो एक तरह से जो है वो किराए पे ले सकते हैं, उनको कहा जाता है सैरोगेट मदर्स। तो वो वुमेन जो है वो एक बच्चा पैदा करेगी, उसके बाद जो है ये बच्चा किसको दे देंगे, जिनके लिए उन्होंने इस बच्चे को पैदा किया था। लेकिन अब सैरोगेसी रेगुलेशंस 2021 के तहत ये कंपलसरी कर दिया गया है कि उस औरत और पेरेंट्स के बीच में, जो ओरिजिनल पेरेंट्स बनेंगे, उनके बीच में एक एग्रीमेंट दोस्तों होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, रिटन में ये एग्रीमेंट होना चाहिए। और ये एग्रीमेंट के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि जितने भी राइट्स हैं बच्चे के, वो सारे के सारे ये औरत जिसने बच्चे को पैदा किया है वो उन पेरेंट्स को दोगी जिनके लिए उन्होंने इस बच्चे को पैदा किया। ये रिटन में एक एग्रीमेंट जो है वो होना चाहिए। लेकिन अब उस औरत को इसमें क्या फायदा मिलेगा, वो मे बी कोई फाइनेंशियल फायदा हो सकता है या किसी भी तरह का कोई एग्रीमेंट जो हुआ है उसके तहत ही ये किया जाएगा। और दोस्तों ये कंपलसरी किया गया है कि ये पेरेंट्स जो माँ बाप नहीं बन सकते, जो दूसरी औरत के जरिए जो है वो माँ बाप बनेंगे, तो उनको 3 साल का इंश्योरेंस जो है वो करवा के दिया जाएगा। ये कंपलसरी है दोस्तों, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी के बाद आने वाली प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर कवर की जाएंगी। तो कम से कम 36 महीने का, मतलब 3 साल का ये इंश्योरेंस कवर जो है वो होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये कंपलसरी कहा गया है। लेकिन सैरोगेसी वही पेरेंट्स यूज कर सकते हैं जिनकी शादी को 5 साल हो गए हैं और उनके बच्चा नहीं है, तो वो सैरोगेसी को यूज कर सकते हैं। और इस न्यू सैरोगेसी रूल्स के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस प्लान के अंदर जो है वो सारी चीजें होनी चाहिए और वो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा खरीदा हुआ होना चाहिए। मतलब इंश्योरेंस कंपनी से आप खरीद सकते हो या किसी एजेंट से खरीद सकते हो जो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो। और जितनी भी इंश्योर्ड अमाउंट हो वो उतनी होनी चाहिए सफिशिएंट कि वो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो प्रेगनेंसीज के दौरान आए हों, चाहे वो प्रेगनेंसी के बाद आए हों, जो भी पोस्टमार्टम डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, डिलीवरी के बाद की जो कॉम्प्लिकेशन है उसको भी वो कवर करता होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है सैरोगेसी मदर्स के लिए स्पेशली कि 3 बार से ज्यादा जो है वो सैरोगेट मदर को ट्राई नहीं किया जा सकता। मतलब 3 बार ही जो है वो ट्राई किया जा सकता है कि वो जो है वो बच्चे को दे सकती है दूसरे पेरेंट्स को या नहीं दे सकती। तो 3 बार ही अटेम्प्ट जो है वो किया जा सकता है। और सैरोगेट मदर को ऐसे नहीं है कि अबॉर्शन अलाउड नहीं है, अबॉर्शन भी अलाउड है। मान लो 3 महीने हो चुके हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो जो ओरिजिनल पेरेंट्स हैं वो ये नहीं कह सकते उस औरत को कि नहीं आपने बच्चा करना ही करना है। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आती है जिसमें अबॉर्शन करवाना होगा, तो डॉक्टर्स की सहायता से या डॉक्टर की एडवाइस से जो है वो अबॉर्शन उसमें करवाया जा सकता है। तो सैरोगेट मदर्स को काफी बेनिफिट्स यहाँ पे सरकार ने कहे हैं, खास करके हेल्थ वाइज, कि उनको भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई हैं। यूनियन मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी, राज्यसभा के मेंबर हैं करंटली कौन सी स्टेट से, गुजरात से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्पेस कंपनी ने एक इंडिया का कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट 24, और ये सैटेलाइट कहां से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों याद रखना है, ये सैटेलाइट जो जीसैट 24 है ये NSIL का सैटेलाइट है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का सैटेलाइट है जिसका नाम है जियोसिंक्रोनस 24। और ये कंपनी है जो है एरियन स्पेस, इसने इसको लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया है? फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया है, जो कि कहां पे है? साउथ अमेरिका के अंदर।
तो आप देख सकते हो ये है GSAT-24, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन ये इंडिया का सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट जो है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाया गया है। किसके लिए बनाया गया? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाया गया है। और ये 25th इंडियन सैटेलाइट है जो एरियन स्पेस की तरफ से लॉन्च किया गया है और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की सीरीज में ये 11th ऐसा जीसैट सैटेलाइट है। और ये फुली फंडेड, ओन्ड और ऑपरेटेड, क्योंकि इसमें सारा पैसा और इसकी ऑनरशिप या ऑपरेट कौन करेगा? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड करेगा, ऑन कमर्शियल बेसिस करेगा, क्योंकि इनका टाटा प्ले के साथ जो है वो टाई अप हुआ है। और इस साइट का या आप कह सकते हो इस पूरे सैटेलाइट का यही मकसद है कि वो हाई क्वालिटी टेलीविजन, टेलीकम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सके। और ये NSIL का टारगेट जो है वो टाटा प्ले के ऊपर है कि उनकी DTH सर्विसेज जो है वो बेहतर हो सके, क्योंकि उनका एग्रीमेंट जो है वो इसके साथ हुआ है। तो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, आप ये जान सकते हो GSAT, जिसका जो वेट है टोटल 4180 kg है, जो कि पूरे इंडिया के अंदर DTH सर्विसेज की नीड्स को जो है वो क्या करेगा? पूरा करेगा। लेकिन दोस्तों आपने याद रखना है NSIL के बारे में। NSIL जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो राधा कृष्णन जी हैं, राधा कृष्णन जी, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु के अंदर, कर्नाटका में। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा बैंक है जिसने एक ऑनलाइन सेविंग अकाउंट जो है वो ओपनिंग फैसिलिटी स्टार्ट की है और उसमें वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है वो हो जाएगा? कहने का मतलब कि ऑनलाइन ही आप KYC कर सकते हो, वीडियो कॉल के थ्रू ही KYC कर सकते हो और वो KYC पूरा होने के बाद आप ऑनलाइन ही एक सेविंग अकाउंट जो है वो खोल सकते हो। और ये वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया है कर्नाटका बैंक ने। तो आंसर क्या होगा इसका? ए होगा। तो कर्नाटका बैंक ने ये ऑनलाइन सेविंग बैंक अकाउंट खोला है जिसमें वो वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और ये वीडियो बेस्ड जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फैसिलिटी है, ये कस्टमर्स का एक्सपीरियंस जो है वो और बेहतर करेगा, क्योंकि इसमें कस्टमर्स को फिजिकली बैंक में आने की जरूरत नहीं है, किसी ब्रांच में आने की जरूरत नहीं है अपने नो योर कस्टमर प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो सिर्फ कॉर्पोरेट वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है, वहां पे आपने लॉगिन करना है, आईडी बनानी है और एक सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ही आप जो है वो ओपन करने की एप्लीकेशन वहां पे जारी करोगे। उसके बाद आपका KYC वेरिफिकेशन करने के लिए एक वीडियो कॉल आएगा, तो उसके थ्रू जो है आपका KYC हो जाएगा, जिसमें आप कह सकते हो कि पैन नंबर, आधार नंबर पूछ के आपका KYC प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो आपका अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन कर दिया जाएगा। तो ये कर्नाटका बैंक का एक मेन फोकस भी है कि हमने डिजिटल बैंक ऑफ द फ्यूचर के तौर पे जो है वो अपने आप को डेवलप करना है। कर्नाटका बैंक के बारे में याद रखेंगे, 1924 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु के अंदर। इसकी टैगलाइन है यूर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, यूर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। और इसके जो करंटली हेड हैं, मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं, वो हैं महाबलेश्वरा जी, महाबलेश्वरा जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की गई हैं? इन गाइडलाइंस को कहते हैं ISEMIR और ये गाइडलाइंस स्पेशली हैं उन वर्कर्स के लिए जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल के अंदर काम करते हैं, जो कि नेचुरली जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल वहां से निकलता है लेकिन वो इस जगह पे काम करते हैं। तो एक डाटा है जिसमें ये कहा गया है कि 24 मिलियन वर्कर्स पूरे वर्ल्ड में माइनिंग फील्ड में, ऑयल एंड गैस फील्ड में या मिनरल्स निकालते हैं या वाटर ट्रीटमेंट काम करते हैं, कोई मेटल रिफाइनिंग या रिसाइकलिंग का काम करते हैं, या कहीं पे फॉस्फेट प्रोडक्शन हो रही है, कोई जियोथर्मल एनर्जी की अंदर काम कर रहे हैं। जितने भी ये वर्कर्स हैं ये सारे के सारे जो हैं वो रेडिएशन के एक्सपोजर में हैं, जहां पे कोई ना कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो नेचुरली ही निकल रहा है, जैसे कि यूरेनियम 238 हो गया, थोरियम 232 हो गया, पोटाशियम 40 हो गया। तो ये सारे के सारे मटेरियल जो है वो नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं। तो किस तरह से अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सकते हैं, ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से। तो एक डेटाबेस जो है वो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से नई इंफॉर्मेशन जो है वो जारी की है वर्कर्स की सेफ्टी के लिए कि वो रेडियो एक्टिव मटेरियल से किस तरह से जो है वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो ICMIR का मतलब है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इन मेडिसिन, इंडस्ट्री या रिसर्च की फील्ड में। तो ICMIR जो है वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो वर्कर्स को ये बताएगा कि किस तरह से रेडिएशन से आप बच सकते हो, खास करके मेडिसिन इंडस्ट्री में,
या आप कोई और इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या रिसर्च एक्टिविटी में काम कर रहे हो, और ये हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को, और साथ ही साथ जो है उनके स्टेक होल्डर्स को जो भी इनके अंदर रजिस्टर्ड हैं कि किस तरह से आप इस एक्सपोजर से जो है वो बच सकते हो या फिर इस एक्सपोजर को कम कर सकते हो। तो ये बहुत ही जरूरी है इन वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। तो आपने याद रखना है दोस्तों, ये गाइडलाइंस जारी की हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन सा बैंक है जिसने एक ऐसा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसमें बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स को आप एक ही क्रेडिट कार्ड के जरिए इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब एक ऐसा क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है जिसमें कई क्रेडिट कार्ड्स का बेनिफिट आपको मिलेगा। जैसे क्या होता था कि शॉपिंग के लिए आप एक अलग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, ट्रेवल के लिए एक अलग करते थे, तो ये सारी चीजें एक ही क्रेडिट के अंदर मिल जाएंगी। जो भी आपने इसमें यूज करना है वो ऑन या ऑफ कर सकते हो। ये स्टार्ट किया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो इन्होंने एक क्रेडिट कार्ड निकाला है जिसका नाम है LIT। LIT का मतलब है लिव इट टुडे। तो ये कई फीचर जो है वो एक ही क्रेडिट कार्ड के अंदर उन्होंने दे दिए हैं। तो एक रेवोल्यूशन सी आप कह सकते हो क्रेडिट कार्ड के अंदर ये लेके आ रहे हैं। और इस क्रेडिट कार्ड का नाम है एयू बैंक LIT लिव इट टुडे। कार्ड होल्डर जो है वो कई फीचर इसमें चूज कर सकते हैं जैसे भी वो चाहते हैं अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग। तो वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जाएं या आप कह सकते हो AU 0101 एप्लीकेशन के ऊपर जाएं, वहां पे जाके जो है वो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं जैसे भी वो करना चाहते हैं, चाहे वो ट्रैवल है, शॉपिंग है। तो इसको कई कैटेगरीज में इस कार्ड को जो है वो यूज किया जा सकता है। तो इस कार्ड के जरिए आप कह सकते हो कि जो न्यू जनरेशन है, टेक सेवी जो कस्टमर्स हैं, वो अलग अलग तरह से एक ही कार्ड के जरिए कई तरह के बेनिफिट जो हैं वो ले सकते हैं। और इवन कई फीचर जो हैं वो मैं पहले ही बता चुका हूं, अपने लाइफस्टाइल नीड के अकॉर्डिंग जो है वो आप ऑन ऑफ जो है वो कर सकते हो। तो इसमें और भी कई तरह के बेनिफिट्स हैं और कई तरह के आपको कैशबैक ऑफर्स जो है वो मिलेंगे। बस थोड़ी सी आपने कन्वीनियंस फीस देके आप उन फीचर्स का भी यूज जो है वो कर सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है ये क्रेडिट कार्ड जो है वो किसने लॉन्च किया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसा पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक था जिसने क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किए थे 2021 के अंदर। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वैसे आप कह सकते हो कि इसकी स्थापना 1996 में की गई थी एयू फाइनेंसरीज की तरफ से, और ये एक NBFC की तरह से एस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बना है 2017 में। और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो जयपुर में है, राजस्थान में। टैगलाइन है बदलाव हमसे ही, याद रख सकते हो आप। और मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं संजय अग्रवाल जी, संजय अग्रवाल जी। इसी के साथ आते हैं अगला क्वेश्चन, 2022 का एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप जो है वो कहां पे हुआ है। तो एक सिंपल क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन, स्लाइड से याद रखें दोस्तों। इसके अंदर 3 प्रतियोगिताएं हुई हैं, एक तो सीनियर प्रतियोगिता हुई है, एक जूनियर प्रतियोगिता हुई है, एक पैरा ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप हुई है। ये 41st है सीनियर चैंपियनशिप, जूनियर जो है वो 28th चैंपियनशिप है, और पैरा ट्रैक जो है वो 10th पैरा ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप है। और ये एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के नाम से फेमस है। 18 से लेकर 22 जून के बीच में खेली गई, न्यू दिल्ली इंडिया में इसको खेला गया। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो आप देख सकते हो एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप जून 2022 न्यू दिल्ली के अंदर खेली गई। और अगर आप सिर्फ सीनियर को देखोगे, सीनियर मेडल्स को देखोगे, तो 9 मेडल जो है वो इंडिया ने सीनियर लिस्ट के अंदर जीते हैं, जो 41st सीनियर एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप है। और इस चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो एशियन साइकिलिंग कॉन्फेडरेशन की तरफ से किया गया, और उन्होंने कहा था कि ये जो है वो इंडिया इस बार होस्ट करेगा। इसमें 15 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और ये 41st एडिशन था अगर आप देखोगे सीनियर्स का। और इस इवेंट को साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर। और 18 गोल्ड जीत के, 7 सिल्वर मेडल जीत के, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत के जापान ने टॉप किया है इसके अंदर। और ये कंबाइंड मेडल्स हैं सीनियर, जूनियर और पैरा के। और आपने याद रखना है कि दूसरा स्थान जो है वो इसमें किसको हासिल हुआ है, दूसरा स्थान हासिल हुआ है साउथ कोरिया को। और साउथ कोरिया ने 12 गोल्ड मेडल जीते हैं, 14 सिल्वर मेडल जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और इसी के साथ कजाकिस्तान जो है वो तीसरे स्थान पे है, 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, 4 सिल्वर मेडल जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। लेकिन इसमें आपने सिर्फ टॉप कंट्री याद रखनी है, जापान है, जिसने टोटल 27 मेडल जो हैं वो जीते हैं। इंडिया ने टोटल 23 मेडल जीते हैं दोस्तों, जिसमें 2 गोल्ड मेडल हैं, 6 सिल्वर हैं और 15 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और इंडिया का स्थान कौन सा है, 5th। मतलब पहली पोजीशन पे जापान है और 5वीं पोजीशन पे जो है वो इंडिया है। और इसमें एक नाम जो है वो आपने खास तौर से याद रखना है, वो है रोनाल्डो सिंह का। इंडियन साइक्लिस्ट रोनाल्डो सिंह जो है वो ऐसे पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन चैंपियनशिप के अंदर।
और ये ऐसे पहले इंडियन साइकिलिस्ट तो हैं ही हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, लेकिन दोस्तों ये मेडल जो है वो उन्होंने सीनियर कैटेगरी के अंदर जीता है, ये याद रखोगे। आखिरी दिन था एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का, उसके अंदर इन्होंने जीत लिया ये मेडल। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिल्वर जीतने वाले रोनाल्डो जो हैं वो इस चैंपियनशिप के ऐसे पहले इंडिविजुअल मेडल विनर हैं इंडिया से जिन्होंने इस मेडल को जीता है। तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में भी आप याद रख सकते हो। प्रेसिडेंट जो है वो परमिंदर सिंह ढींडसा जी हैं। परमिंदर सिंह ढींडसा, हेडक्वार्टर कहां पे इसका? न्यू दिल्ली। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो कौन से दिन मनाया जाता है और उसका थीम 2022 का क्या है? तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो हर साल 23 जून को मनाया जाता है और 2022 का थीम क्या है? टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड, ये इसका थीम जो है वो रखा गया है। तो इसको मनाने का मेन मकसद यही है कि जो ओलंपिक मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाया जा सके। और इस दिन को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 जून 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी। कहां पे? सरबोने के अंदर। सरबोने जो है वो पेरिस के अंदर है, वहां पे इसकी स्थापना की गई थी। और इस बार का थीम टुगेदर फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड, और साथ में एक नया पिलर भी बना दिया गया है ओलंपिक डे का, ताकि इसके ऊपर पूरा वर्ल्ड जो है वो मिलकर काम कर सके। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो लुसान के अंदर है। लुसान जो है वो स्विट्जरलैंड में है और इसके जो हेड है मतलब प्रेसिडेंट हैं वो हैं थॉमस बेक। ये भी आप नाम याद रखोगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है वो 23 जून को मनाया गया। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि किसको 2022 का यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड जो है वो इंडिया में से दिया गया है। लेकिन सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे आता है दोस्तों एक, जो कि हर साल 23 जून को मनाया जाता है। अब 23 जून को मनाया जाता है तो ये अवार्ड्स भी साथ में दिए गए। तो इंडिया की तरफ से एक सर्विस थी मो बस सर्विस, जो कि ओडिशा सरकार की तरफ से स्टार्ट की गई थी, उसको ये यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस सर्विस को 2018 में गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की तरफ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अच्छा करने के लिए जो है वो स्टार्ट किया गया। इसके अंदर हर तरह की सुविधा जो है वो मिलती है, जैसे कि आप कह सकते हो लाइव ट्रैकिंग, ट्रैवल प्लानर, ई टिकटिंग, ये सारी फैसिलिटीज जो हैं वो इसके अंदर दी जाती हैं इस मो बस सर्विस के अंदर। और इसके अंदर टोटल 10 ऐसे इनिशिएटिव हैं पूरे वर्ल्ड में जिनको ये सम्मान मिला है, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड। और ये इसलिए मिला है कि कोविड-19 के दौरान इन्होंने जो है वो दोबारा से इकोनॉमी को या दोबारा से ऐसी एफर्ट्स की हैं कि दोबारा से जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो ट्रैक के ऊपर आ जाए। तो ओडिशा की मो बस सर्विस को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है और ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन है जो कि पब्लिक सर्विस में दी जाती है। उसको रिकॉग्नाइज करती है, जो क्रिएटिव अचीवमेंट्स हैं उसको जो है वो स्थापित करती है और पब्लिक सर्विस की जो कंट्रीब्यूशन है लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने में, उसके लिए जो है वो लोगों को जागरूक करती है। और इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था 2013 के अंदर। और इस दिन के बारे में भी याद रख सकते हैं, पब्लिक सर्विस डे, ये एक तरह की आप कह सकते हो कि वैल्यू बताता है कि पब्लिक सर्विस की क्या है और पब्लिक सर्वेंट्स किस तरह से जो है वो दिन रात काम करते हैं और जिस तरह से देश जो है वो आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट जो है वो देश की हो रही है, वो पब्लिक सर्वेंट्स का बहुत बड़ा रोल है उसमें। और इस दिन के अंदर लोगों को ये भी जागरूक किया जाता है कि जो यूथ है वो इन पब्लिक सर्वेंट से शिक्षा लेके, उससे मोटिवेट होके देश के लिए जो है वो काम करे, पब्लिक सेक्टर में काम करे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटका ने एमओयू साइन किया है दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ताकि वुमेन लेड जो एंटरप्राइजेज हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको आगे बढ़ाया जा सके और ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस किया जा सके। तो कर्नाटका सरकार ने दोस्तों 2 एमओयू साइन किए हैं इसके अंदर, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो वुमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग है उनको डायरेक्टली कस्टमर्स तक जो है वो पहुंचाया जा सके, फार्मर्स से लेके, ताकि बीच में कोई भी मिडिल वर्कर ना रहे। तो एक एमओयू तो दोस्तों साइन हुआ है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु के साथ, ताकि 100 से लेके 150 जो वुमेन लेड या आप कह सकते हो वुमेन ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं स्टेट के अंदर, उनका लाइवलीहुड या उनका रहन सहन जो है वो इंक्रीज किया जा सके, उनकी इनकम जो है वो बढ़ाई जा सके। इसका मेन मकसद यही है कि 100 से लेके 150 जो वुमेन लेड एंटरप्राइजेज हैं कर्नाटका के अंदर, उसको जो है वो हम किसी तरह से सशक्त कर सकें, ताकि किसी तरह से उनका जो सामान है जो भी वो पैदा कर रही हैं वो सीधा ही कहां तक पहुंचा दिया जाए, कस्टमर तक पहुंचा दिया जाए और सीधा पैसा जो है वो इनके अकाउंट में आए। और दूसरा एग्रीमेंट साइन किया गया एक सुभिक्षा के साथ, जो कि एक एनजीओ की तरह काम करती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम करती है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर फोकस करेगी और एक डायरेक्ट लिंकेज बनाएगी कंज्यूमर्स का फार्मर्स के साथ
अपनी एप्लीकेशन के थ्रू सुभिक्षा फार्मर्स टू कस्टमर्स एप्लीकेशन या फार्मर टू कंज्यूमर एप्लीकेशन। तो 73% जो एमआरपी है वो डायरेक्टली फार्मर्स को मिल सके, वो अपने रहन सहन को इंप्रूव कर सके, इसी के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। और साथ ही साथ जो चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, उन्होंने एक इंडिया का लार्जेस्ट आइकिया स्टोर जो है वो उसका उद्घाटन किया है। तो आइकिया जो है बेसिकली एक स्वीडिश होम फर्निश कंपनी है, मतलब फर्नीचर रिटेलर कंपनी है, जिसकी स्थापना आप कह सकते हो इंडिया के कई शहरों में की गई है। दो उसमें बहुत ही फेमस है, हैदराबाद और एक है मुंबई। तो ये आइकिया का तीसरा जो है वो स्टोर है इंडिया के अंदर, जो यहाँ पे खोला गया है बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। और इसका जो टोटल एरिया है वो ऑलमोस्ट 12.2 एकड़ है। और आपने याद रखना है ये इंडिया का सबसे बड़ा ये आइकिया या फर्नीचर स्टोर है जो आइकिया की तरफ से खोला गया है। और इसमें 7,000 होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स हैं जो आप कह सकते हो फर्नीचर से रिलेटेड हैं। और खास ही खास जो है वो 1000 सीटिंग का एक रेस्टोरेंट भी इसमें ओपन किया गया है। तो कर्नाटका की बात कर रहे थे, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई जी, और यहाँ के गवर्नर जो हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। नाम याद रख सकते हो, थावरचंद गहलोत जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन है, कौन से पेमेंट बैंक ने मुथूट फाइनेंस के साथ टाई अप किया है ताकि वो लोगों को गोल्ड लोन जो है वो ऑफर कर सकें? और ये टाई अप हुआ है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। मतलब बहुत ही सिंपल है कि मुथूट फाइनेंस जो गोल्ड लोन्स के लिए फेमस है, वो अपने गोल्ड लोन्स को अब एयरटेल पेमेंट बैंक की जो एप्लीकेशन है, एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन, उसके ऊपर सेल कर सकता है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, कस्टमर्स के लिए बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। तो मुथूट फाइनेंस जो है वो 75% जो है वो अपने गोल्ड का लोन जो है वो प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो लोन के लिए नहीं लिया जाएगा। और ये पार्टनरशिप जो है वो आप कह सकते हो एक सिक्योर्ड एंड अफोर्डेबल क्रेडिट जो है वो कस्टमर्स को प्रोवाइड करेगी, और अपना गोल्ड एसेट प्लेज करके लोग जो है वो लोन ले सकते हैं। और जो कस्टमर्स 50,000 जो उससे ऊपर का लोन लेना चाहते हैं तो घर पे भी जो है ये अपने एक एजेंट को भेजेंगे, वहां से आपको लोन जो है वो दिया जाएगा। लेकिन आप एयरटेल पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन के ऊपर या उसकी आप कह सकते हो कि वेबसाइट के ऊपर जाके भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला पॉइंट है हमारे पास, इंडियन साइकिलिस्ट रोनाल्डो सिंह जो है वो ऐसे पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है इस साइकिलिंग चैंपियनशिप के अंदर। तो आपने याद रखना है, आरबीआई की एक रिपोर्ट जो है आई है, याद रखोगे ये रिपोर्ट जो है इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर है कि कितना एक्सपोर्ट हुआ कितना इंपोर्ट हुआ। लेकिन ये Q4 की रिपोर्ट है, मतलब जनवरी से लेकर मार्च 2021-22 की रिपोर्ट है। तो इसके अंदर बताया गया कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 1.2% है जीडीपी का, और 2022 का जो फाइनेंशियल रहा है उसमें ट्रेड डेफिसिट जो है वो वाइड हुआ है, उसमें ट्रेड डेफिसिट जो है वो और भी बड़ा है। तो आप कह सकते हो कि इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो डिक्रीज हुआ है कुछ हद तक, क्योंकि $13.4 बिलियन है अगर आप Q4 में देखोगे। लेकिन अगर आप Q3 की तुलना में इसको देखोगे तो $22.2 बिलियन था। तो थोड़ा सा डेफिसिट जो है वो कम जरूर हुआ है। एयरटेल पेमेंट बैंक और मुथूट फाइनेंस के बीच में टाई अप हुआ ताकि गोल्ड लोन्स को एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन के ऊपर लोग जो है वो असेस कर सकें। नेक्स्ट है, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने एक एग्रीमेंट किया है पियरलेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। इसका मेन मकसद यही है कि लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस जो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो इस पियरलेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि जो पियरलेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी 42 ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर, तो उसके थ्रू लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाएगा। सेंटर ने कहा है कि 3 साल का हेल्थ इंश्योरेंस कंपलसरी है सैरोगेट मदर्स के लिए, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटरनेशनल विडोज डे जो है वो 2022-23 जून को मनाया गया। जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो किस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं, तो उस तरह की स्टोरी से लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये दिन जो है वो मनाया जाता है। और खास करके विडोज को सपोर्ट करना है हर तरह से ताकि उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, इस दिन से वो भी लोगों तक मैसेज जो है वो पहुंचाया जाता है। तो कौन कौन से इश्यूज के कारण जो है वो विडोज अफेक्टेड हैं, ये पूरे ग्लोब में जो है इन चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, और उनके भी राइट्स हैं वो लोगों को बताए जाते हैं, और उनके राइट्स के बारे में उनको खुद भी बताया जाता है ताकि वो एक सेल्फ डिपेंडेंट, आप कह सकते हो कि सेल्फ डिपेंडेंट लेडी जो है वो बन सके, या आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट लेडी बन सके। तो फर्स्ट एवर इंटरनेशनल विडो डे जो है वो 23 जून 2011 को मनाया गया था, और इस बार 2022 में 23 जून को मनाया गया। 23 जून 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारे पास, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ एयर इंडिया।
तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए था क्योंकि इसमें सबसे पहले आयलकर आईसी को अपॉइंट कर दिया था, लेकिन उन्होंने बाद में मना कर दिया कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बनेंगे, तो इसलिए दोबारा से एक पर्सन को चुना गया और वो पर्सन है कैम्पबेल विल्सन। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे भी सिंपल है, हु इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन लगाए गए हैं? आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसमें आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलेगी, कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो। लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे और ऐसे स्माइल करते रहें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।